क्राइम स्टोरी वर्ष 2020। जब कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी वारदात हुई थी जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लका मच गया था। मामला दो हत्या का था। रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना वीआईपी था कि पुलिस ने सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही सॉल्व कर दिया था। इसके बावजूद केस मिस्ट्री ही रह गया और आगे यह केस बाप बेटी के पाक रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। आखिर क्या है इस केस की पूरी सच्चाई? हत्या क्यों हुई थी? हत्या किसने की थी? आगे हुई पुलिस की तहकीकात में क्या कुछ सामने आया? पूरी बातों को तफसील में जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर भी करें। यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 1 की है। अगस्त 2020 में यह बंगला रेलवे के एक बड़े अधिकारी आर के मित्तल के परिवार का घराना हुआ करता था। 1998 के बैच के रेलवे अधिकारी आर के मित्तल का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। फिलहाल आर के मित्तल दिल्ली में रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत थे। तब देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल थे। ड्यूटी के चक्कर में आर मित्तल 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे और उनकी पत्नी मालिनी, बेटा सर्वदत्त मित्तल और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में थे। बेटी फिलहाल लोरेटो हाई स्कूल के 9th क्लास की स्टूडेंट थी और वह प्रोफेशन शूटिंग की प्लेयर थी। इतने कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीत चुकी थी। बेटा गोमती नगर सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि जब यह घटना हुई उस वक्त लड़की नाबालिग थी, इसलिए हम आर के मित्तल की बेटी का नाम नहीं लेंगे। 29 अगस्त आर के मित्तल के लिए बहुत खास था क्योंकि उस दिन आर के मित्तल का जन्मदिन था। लेकिन काम की वजह से आर के मित्तल लखनऊ में अपने परिवार के साथ नहीं थे, इसलिए कि पत्नी और बेटा फैसला करते हैं जन्मदिन घर पर ही मनाएंगे और मित्तल शाम में वीडियो कॉल के जरिए शामिल होंगे। इस प्लान के बनते ही दोपहर के वक्त मालिनी और उसका बेटा सर्वदत्त कमरे में आराम करने के लिए चले गए। उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली गई। दोपहर के लगभग बज रहे थे। मालिनी के माता पिता सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग शाम के 3 बजे आर के मित्तल की बेटी घबराई हुई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे कहती है कि नानी, मैं माँ और भाई को डोट उठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन वह नहीं उठ रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है। जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। अपनी नवासी की आवाज सुनकर मालिनी की मां घबरा जाती है और वह उसे तसल्ली देकर फोन काट देती है और फौरन अपने पति को इस बात की जानकारी देती है। और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर दोनों भागते हुए आर के मित्तल के बंगले में पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर बच्ची और जोर जोर से रोने लगती है और उनको एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। जब सभी उस कमरे में जाते हैं तो उस कमरे का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कमरे में मालिनी और उसका बेटा सरवत खून से लटपट पड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों में कोई हरकत नजर नहीं आती। हालात ज्यादा सीरियस देखते हुए वहां लोग जो मौजूद थे जल्द से इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन करते हैं। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस बंगले के अंदर आ जाती है और इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इत्तला दी जाती है। इत्तला मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम के जरिए दोनों की जांच की जाती है और उन्हें डेड करार कर दिया जाता है। दोनों के सर में गोली लगी थी। इतने पास इलाके में एक बड़े सरकारी ऑफिसर की पत्नी और
बेटी की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। इस खबर से पूरे प्रशासन में तहलका मच जाता है। इस बात की खबर दिल्ली में काम कर रहे आर मित्तल को दी जाती है, क्योंकि मित्तल तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। इसलिए मामले की जानकारी पीयूष गोयल को भी दी जाती है। फौरन ही पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन करके मामले की जानकारी देते हैं और उससे मामले को फौरन आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। क्योंकि इस मामला में दिल्ली और लखनऊ भी इवॉल्व हो चुका था, इसलिए राज्य के आला अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी स्थायी मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय घर में 3 सदस्य मालिनी, उसका बेटा और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पर जाता है कि शायद नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन शुरुआती पूछताछ से ही नौकर शक के दायरे से बाहर हो गया। अब पुलिस दूसरे एंगल से पूछताछ शुरू कर देती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या नहीं कर दी। लेकिन जल्द ही पुलिस इस शक से भी बाहर आ जाती है, क्योंकि तहकीकात में कहीं से भी किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई संकेत नहीं मिलता है। अब इस केस में अगर कोई पुलिस की मदद कर सकता था तो वह आर के मित्तल की बेटी, क्योंकि जब यह हादसा हुआ तब वह घर पर थी। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ करते हैं तो वह कुछ भी नहीं बताती है और सारी बातें बताने से इनकार कर देती है और कहती है, जब पापा आएंगे तभी मैं उनको सब कुछ बताऊंगी। जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ चुका था और हवाई जहाज का परिचालन भी बंद हो चुका था। इसलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद आर के मित्तल कार से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। इधर बेटी की जिद थी कि वह अपने पिता के आने पर ही कुछ और बताएगी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले संयम और समझदारी से जांच आगे बढ़ाती है और लड़की से पूछकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। पूछताछ के दौरान लड़की कुछ अजीब हरकत करती है और वह घर में भूत प्रेत होने की बातें करती रहती है। इन सब बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की अपने दोनों हाथों को छुपाने की कोशिश कर रही होती है और वह लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही थी कि हाथ से किसी की नजर ना पड़ जाए। लड़की की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले उसके हाथ से दुपट्टा हटाने को कहते हैं, लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है। फिर पुलिस ने कुछ आला अधिकारी प्यार से समझाते हैं कि लड़की ने हाथ से दुपट्टा हटाते हैं। उसके हाथों को देखकर वह सभी दंग रह जाते हैं। लड़की के दोनों हाथ पर कम से कम 100 कट के निशान थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताजा था। हथेली के जख्म तो इतना ताजा था जैसे हथेली को किसी ने अभी अभी काटा है। हथेली पर बैंडेज बंधा हुआ था। इसके बारे में जब पुलिस उससे पूछती है तो वह साफ साफ कुछ नहीं बताती है और अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। इस बात पर जब पुलिस वाले इस लड़की को कमरे में तलाशी लेते हैं तो कमरे से कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती है। बाथरूम के आईना पर डिसक्वालिफाइड ह्यून लिखा हुआ था और इसके बीचों बीच एक गोली दागी मिलती है। घर में लोडेड लाइसेंस पिस्तौल हैं। एक गोली सर्वदत्त के सर पर मारा गया था और दूसरी गोली मालिनी के सर पर मारी गई थी और एक गोली बाथरूम में आईने में डिसक्वालिफाइड लिखकर उसके बीचों बीच चलाया गया था। पुलिस के शुरुआती जांच में ही यह संकेत मिलने लगते हैं कि यह दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की ने ही की है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले आर के मित्तल के लखनऊ पहुंचने का इंतजार करते हैं। जब आर के मित्तल लखनऊ पहुंच जाते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहती है कि यह जो कुछ भी हुआ है वह भूत ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर-उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन जब पुलिस उससे के साथ सख्ती से पेश आती है तो फौरन ही लड़की ने अपनी मां और भाई के कत्ल को कबूल कर लेती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि घर में भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा है। पूछताछ में लड़की यह भी बताती है कि मैं उस भूत के बारे में पिछले कुछ दिनों से अपनी मां और भाई को बताया करती थी,
लेकिन उन लोगों ने भूत होने पर यकीन नहीं करते। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा होता है कि जब मालिनी और उसका बेटा आराम करने के लिए चले जाते हैं, तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लेकर अपनी मां के कमरे में दाखिल होती है और बिना किसी को कुछ कहे सीधा अपनी मां के सर पर फायर कर देती है। क्योंकि लड़की ऑलरेडी प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल नहीं चुभता है और गोली उसकी मां के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। वह उस वक्त दम तोड़ देती है। आर के मित्तल का बेटा वहीं पर आराम कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही लड़की अपने भाई के सर पर भी सीधा फायर कर देती है और वह भी मौके पर ही दम तोड़ देता है। दोनों को गोली मारने के बाद वह पास में रखी बेडशीट उन दोनों पर डाल देती है। फिर वह अपनी नानी को फोन करके कहानी बनाना शुरू कर देती है। घटना के लगभग 4 घंटे बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आर के मित्तल की पत्नी और बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने ही की है। हालांकि पुलिस वाले बताते हैं कि लड़की की हालत देखकर पता चलता है कि वह गहरे सदमे में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने डिप्रेशन की हालत में ही अपनी मां और अपने भाई की हत्या कर दी है। पुलिस यह भी बताती है कि लड़की की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पिछले कई दिनों से वह खुद को ही लहूलुहान कर रही है। पुलिस लड़की के पास से ब्लेड और रेजर बरामद करती है, जिससे वह अपना हाथ काटा करती थी। इस मामले में आर के मित्तल पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराते हैं। वह अपने बयान में अपनी बेटी को अपनी पत्नी और अपनी बेटी के कातिल मानने से इनकार कर देते हैं और वह दावा करते हैं कि उनकी बेटी यह हत्याएं नहीं की है, बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर यह हत्याएं की है। इसलिए वह हत्या का आरोप अज्ञात पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस बीच घर में मौजूद दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लड़की की हालत तब तक इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वह अपनी मां और अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं होती है और वह अपनी नानी के घर चली जाती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले आगे की तहकीकात में लग जाते हैं। लड़की के बयान और भूतों के आधार पर लड़की को अपने हिरासत में ले लेते हैं। लड़की को अगले 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। कस्टडी में सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जहां उसे डिप्रेस्ड करार कर दिया जाता है। फिर लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है। यहां आर के मित्तल अदालत से गुजारिश करते हैं कि उसकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखने के बजाय उनके घर में ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट मित्तल की इस दर्द खवास को मान लेता है और फिर लड़की को उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भी उस घर में तैनात कर दिए जाते हैं। इस मामले में पुलिस आगे कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि लड़की की हालत दिमागी तौर पर बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका इलाज साइकेट्रिक के जरिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाता है। आगे इस केस में लड़की के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं होता है और जल्द ही उसे अदालत द्वारा मिल जाती है और फिर कुछ ही महीनों के बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली रहने चली जाती है। धीरे धीरे लोग इस केस को भूल जाते हैं। इसी बीच लगभग 1 साल बीत जाता है। तभी एक बार फिर आर के मित्तल और उसकी बेटी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आते हैं और इस बार इन दोनों के चर्चे में आने की वजह बहुत ही शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की का पागलपन में उसने अपने भाई और मां का हत्या कर का आरोप लगा था, वही लड़की अपने पिता आर के मित्तल और अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और यह शिकायत करती है कि उसके पिता 2013 से उसका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया
कि अपनी मां और अपनी भाई की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के साथ रहने आई तो वहां उसकी बुआ ने जबरदस्ती उसे उसके पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया। लड़की अपने पिता और अपनी बुआ के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाती है कि उसके पिता और बुआ के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही उन पर छेड़छाड़ और बाकी धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। चूंकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इसलिए मामला दर्ज होने के बाद यह दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अटेस्ट स्टे ले लेते हैं। यानी अब पुलिस चाहकर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब इस केस को मौजूदा हालात की बात की जाए तो अदालत में साबित हो जाता है कि लड़की डिप्रेशन में आकर ही अपनी मां और भाई की कत्ल की थी, इसलिए उसके साथ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और मामला आज भी अदालतों की फाइल में पड़ा हुआ है। वहीं लड़की ने जो इल्जाम अपने पिता और बुआ पर लगाया था, उस मामला में दोनों को आरोपी बनाते हुए 2022 में पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है। फिलहाल यह मामला भी अदालत में ही चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कर शेयर भी करें। धन्यवाद।